अब तक हमने प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत उसकी परिभाषा देखा। प्रबंध कला है या विज्ञान है, इसको समझा। प्रबंध एक पेशा है, इसको जाना। अब हमारी बारी अब अगले क्रम में जो हो रही है वो है प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध के एक प्रकार्य मतलब फंक्शंस, मैनेजमेंट फंक्शंस या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रबंध के प्रकार को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे जानेंगे? यह किसी के द्वारा थोपा गया या अपने मन से सृजित नहीं है। प्रबंध के अंतर्गत हम कौन कौन से कार्य करते हैं, प्रबंध के अंतर्गत कौन सी प्रक्रियाएं निहित होती हैं, प्रबंध के अंतर्गत हमें किन उद्देश्यों को लेकर किन कार्यों को करना होता है ताकि हम अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को हासिल कर सकें। हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखी। कोड्स एंड ऑर्डिनल की परिभाषा है, FIL बेंच का है, इसके बाद मसारिट का है, उसके बाद नाइल्स का है, इसके बाद हमने डेविस का है। ये सब लोगों की परिभाषा को देखें तो हमको इनके प्रकार ये जो है फंक्शंस जो है मैनेजमेंट की वो हमको ज्ञात होते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन को हम कैसे ज्ञात किया, हम सबकी परिभाषा देखिए। परिभाषा के जो शब्द कहे गए, जैसे परिभाषा में हमने ढूंढा था, किसी ने कहा कला है, हमने उसको कला माना। किसी ने कहा विज्ञान है, हमने उसे विज्ञान माना। तर्कों के आधार पर निकाला कि कुछ लोग उसे कला मानते हैं, कुछ लोग विज्ञान मानते हैं, जबकि यह कला भी है और विज्ञान भी है। वैसे ही इसके फंक्शंस को हम डिसाइड कर रहे हैं। कुछ ने कहा ये संगठन है, कुछ ने कहा यह निर्देशन है, कुछ ने कहा यह नियंत्रण है, कुछ ने इसे प्रशासन कहा। तो हम ये सब की परिभाषा के आधार पर हमने इसे रेखांकित किया और इसके बारे में जानकारी ली। सबसे पहले हम एक वरिष्ठ प्रबंध शास्त्री कुड्स ऑर्डिनल के हम लेके चलते हैं। कुड्स एंड ऑर्डिनल ने अपनी परिभाषा में प्रबंध को नियोजन कहा, प्रबंध को संगठन कहा, प्रबंध को निर्देशन कहा, प्रबंध को नियंत्रण कहा और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया की बात की। FW टेलर ने भी यही चीज़ कही, फ्योल ने भी यही चीज़ कही कर्मचारियों के भर्ती वगैरह के संदर्भ में। फिर हम आते हैं बेंच की परिभाषा की ओर। तो बेंच ने प्रबंध को एक नियोजन बताया, प्रबंध को एक समन्वय बताया, प्रबंध को एक नियंत्रण बताया और प्रबंध को एक अभिप्रेरण बताया। सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं, नियोजन मतलब है प्लानिंग, संगठन मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन का मतलब है डायरेक्शन, समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल और कर्मचारियों की भर्ती अर्थात स्टाफिंग है। अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। ऐसे ही प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, नेतृत्व। तो ये बातें जो है मुख्य रूप से 7-8 बातें जो कही गई है, इसको लेकर हम चल रहे हैं। हम देखिए बेंच ने इसे नियोजन बताया, इसे समन्वय बताया, इसे नियंत्रण बताया और इसे अभिप्रेरण बताया। बाकी के बारे में ये खामोश है, इनकी परिभाषा में बाकी विशेषताएं नहीं मिलती। मसारी, टेनेन ब्राउन, इनके एक ग्रुप है जो कि प्रबंध के विषय पर विचार करते हैं। तो ये विद्वानों को संयुक्त रूप से अपनी पुस्तक में जो परिभाषाएं उगरती है उसके आधार पर हम लेते हैं। तो इनका कहना है प्रबंध नियोजन है, प्रबंध संगठन है, प्रबंध निर्देशन है, प्रबंध नियंत्रण है और बाकी विषय पर यह खामोश है। फिर नाइल्स जो है, MC नाइल्स, इन्होंने कहा प्रबंध एक संगठन है, इनके बीच समन्वय होना चाहिए, इनका प्रशासन होता है, इनका नेतृत्व होता है। ये 4 विद्वानों ने बताया। अब आप देखिए एक 5वां विद्वान डेविस जो हैं, RC डेविस, इन्होंने प्रबंध को नियोजन बताया, संगठन बताया और नियंत्रण बताया। सिर्फ 3 ही चीज़ को आधार मान के चलते हैं। हमने यहाँ पे 9 बिंदुओं को एनालाइज करके विवरण के रूप में बनाया, तो हमको 9 बिंदु मिल रहा है। पहला बिंदु मिलता है नियोजन का, दूसरा संगठन का, तीसरा निर्देशन का, चौथा समन्वय का
5वां नियंत्रण का, 6वां कर्मचारी भर्ती का, 7वां अभिप्रेरण का, 8वां प्रशासन का और 9वां नेतृत्व का। अब यहाँ पे हम नीचे से चले तो सबसे पहले नंबर पे नेतृत्व आता है। हमने 5 विद्वानों के विचारधाराओं को लिया है। 5 विद्वान भी एक ही विद्वान ने कहा है कि प्रबंध के लिए नेतृत्व एक उसका कार्य है। देखिए, मैंने इसमें कुछ बिंदुओं पर स्टार लगाए हैं जिसको हमने प्रबंध के कार्य के रूप में या प्रकार के रूप में या फंक्शन के रूप में स्वीकार किया है। इनके नेतृत्व की बात को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि बिना नेतृत्व के ना तो संगठन बन सकता, ना ही बिना नेतृत्व के समन्वय बन सकता और ना ही बिना नेतृत्व के किसी प्रकार का निर्देशन दिया जा सकता। अगर नेतृत्व नहीं रहेगा तो निर्देशन देने वाला कौन रहेगा? तो इस कारण नेतृत्व किसी भी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो उसको हमने माना। दूसरा कहा गया, नीचे से ही चल रहे हैं पर प्रशासन। सिर्फ अकेले नाइल्स जो हैं उनका कहना है कि प्रशासन शब्द होना चाहिए। जब संगठन है तो प्रशासन की क्या आवश्यकता है? संगठन के अंतर्गत छोटे बड़े सभी वर्ग के कर्मचारी आते हैं। इस कारण हमने यहाँ पे प्रशासन को विलोपित माना है, उसमें हम चुप है, क्योंकि यह प्रशासन में कार्य जो होते हैं वो नेतृत्व प्रदान करने के होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए होते हैं। तो नियंत्रण और नेतृत्व पढ़ रहे हैं तो अर्थात उसमें प्रशासन समाहित है। इसके बाद एक अभिमत मिला है बेंच की ओर से, वो है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। कर्मचारी को जब तक हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे कार्य करने के लिए, हम उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं देंगे, तब तक प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, प्रबंध का कार्य कैसे चलेगा? इसलिए हमने यहाँ पे अभिप्रेरण को स्वीकार किया। संगठन के एक हिस्सा कहलाता है वह है कर्मचारी का समूह, और कर्मचारी का समूह तभी बनता है जब कर्मचारी की भर्ती होती है। तो यहाँ पे कुड्स ओडनल जैसे विद्वान की कर्मचारी भर्ती के सिद्धांत को हमने स्वीकार नहीं किया और उसे हम संगठन का हिस्सा मानते हुए उसके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट फंक्शन से उसे अलग रखते हुए उसे साइलेंट में डाला और उसे संगठन का एक भाग माना है। नियंत्रण पे सभी के विचार हैं, सिर्फ नाइल्स को छोड़ के बाकी सभी ने नियंत्रण की बातों को प्राथमिकता से ली है। इसके बाद आता है समन्वय। हाँ, हमने आगे परिभाषा में पढ़ा है, समन्वय 2 इकाइयों के बीच होना चाहिए। यह कहा जाए कि संगठन और निर्देशन देने वाले नियंत्रण करने के बीच में एक कड़ी आती है समन्वय की, महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण है उसे ही स्वीकार किया है और समन्वय को लिया गया है। इसके बाद आता है निर्देशन। निर्देशन को भी सिर्फ 2 ही विद्वानों ने स्वीकार किया है, पर निर्देशन यानी डायरेक्शन, जब तक हम किसी चीज़ का डायरेक्शन ना दें तब तक प्रबंध का कार्य संभव नहीं है। इस कारण हमने यहाँ पर निर्देशन को उसके प्रकार के रूप में स्वीकार किया है। संगठन को सिर्फ बेंच को छोड़कर बाकी सभी ने संगठन के स्वरूप को स्वीकारा है, उसके फंक्शन को प्रबंध के कार्य में समाहित किया है। नियोजन, बिना योजना के तो कोई कार्य होता ही नहीं है, इस कारण वह सर्वोपरि इकाई के रूप में बनती है। तो ये हमने इतने 9 प्रकार फंक्शंस जो हैं उसको हमने देखा है ना, और ये फंक्शंस को देखने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि प्रबंध के अध्ययन के दृष्टिकोण से कौन कौन से बिंदु जो है महत्वपूर्ण है। तो हम प्रबंध के दृष्टिकोण से जो हमने बिंदु देखा उससे पहला आता है नियोजन। अब मैं इसको स्पष्ट करते जाऊं, नियोजन क्या चीज़ है। किसी भी कार्य करने के पहले, प्रारंभ करने के पहले उसकी एक रूपरेखा बनती है। जैसे हम सवेरे उठते हैं तो हमारा तय होता है आज हमको सब्जी लेने जाना है, आज हमको कॉलेज जाना है, आज हमको दोस्तों के साथ टी पार्टी में जाना है, आज फलाने का बर्थडे है, आज इसका ये कार्यक्रम है, आज कॉलेज में टेस्ट होना है, आज कॉलेज में परीक्षा होनी है। ऐसे हम कुछ चीज़ों को प्लान करके चलते हैं, हम उसकी तैयारी करते हैं। तो कोई भी उद्देश्य
आज दिनचर्या शुरू होते ही हमारा उद्देश्य निर्धारित हो जाता है। वो उद्देश्य के लिए हम कोई योजना बनाते हैं, कार्य करते हैं। अगर हम पार्टी में जाना चाहते हैं दोस्त के, या परीक्षा देने चाहते हैं, तो हमको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, कापी पुस्तक रखना पड़ेगा, पेन वगैरह लेके जाना पड़ेगा, एडमिशन कार्ड रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें, रोल नंबर वगैरह सब याद रख के हमको जाना पड़ेगा। हम ये करके जब निकलते हैं तो ये योजना होती है, एक प्लान होता है हमारे पास। फिर होता है संगठन। हम उद्योग बना रहे हैं साहब, तो हमको तो संगठन लगेगा। एक काम करने वाला व्यक्ति लगेगा, एक मैनेजर लगेगा, एक सामग्री की पूर्ति करने वाला व्यक्ति लगेगा। जब यह सामान तैयार हो जाएगा तो उसका क्रय विक्रय करने के लिए भी हमको संगठन की आवश्यकता होगी। तो यह सब चीज़ें होंगी। जब संगठन में 4 लोग कार्य करते हैं तो वह संगठित हो जाते हैं, और जब संगठित हो जाते हैं तो वह वहाँ पे संगठन का रूप धारण करता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है। वही ऑर्गेनाइजेशन किसी फर्म के नाम से, किसी संस्था के नाम से, किसी कंपनी के नाम से ख्यात प्राप्त करती है। अभिप्रेरण, 4 लोग काम कर रहे हैं तो 4 में कौन सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। हम यदि अगर उसको सम्मानित करेंगे, हम उसको अधिक वेतन देंगे, हम उसको अधिक पारिश्रमिक देंगे, हम उसको अधिक समय देंगे, छुट्टी देंगे, मनोरंजन का साधन देंगे, किसी भी रूप में हम अभिप्रेरण 2 प्रकार से दे सकते हैं। एक आर्थिक हो सकता है, दूसरा अनार्थिक हो सकता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। जब हम नगद पैसा देते हैं, वेतन देते हैं, बोनस देते हैं, तो वह मॉनेटरी कहलाता है। पर यदि अगर हम कोई अवार्ड देते हैं, शॉल श्रीफल देते हैं, कार्यक्रम में हम उसे सम्मानित करते हैं, तो नॉन मॉनेटरी होता है। ठीक है। इसके बाद फिर आता है नेतृत्व। छोटी सी छोटी इकाई हो, नेतृत्व उससे प्रमुख होता है। चाहे उसका नेतृत्व करता स्वामी हो, उसका कोई प्रबंधक हो, उसका कोई सुपरवाइज़र हो, कोई न कोई इकाई में या मुखिया हो, हम किसी न किसी को उस कार्य की जिम्मेदारी सौंपते हैं, और वहीं से शुरू होता है नेतृत्व का कार्य। जो नेतृत्व करता होता है वही निर्देशन देता है, वही नियंत्रण स्थापित करता है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये इतने बजे तक करना है और इस प्रकार करना है। ये सभी निर्देश जो है नेतृत्वकर्ता के निर्देशन में होता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन को लिया गया है, नेतृत्व, लीडरशिप, समन्वय। नेतृत्वकर्ता और कार्यकर्ता, ये दोनों के बीच समन्वय होता है। तय होता है कि कौन कौन से कार्य को करेगा, और उसी के लिए वो उसको समन्वय करता है। अगर एक मिस्त्री काम कर रहा है तो वह बोलता है साहब सीमेंट नहीं है, तो जो ऊपर बैठा हुआ अधिकारी है वो उसको सीमेंट देगा। वो ये नहीं कहेगा अरे जब तुम काम करने आए थे तो सीमेंट लेके क्यों नहीं आए। ये ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता। जब कार्य रुकने लग गया तो वहाँ पर उसे सीमेंट चाहिए तो आपको सीमेंट देना पड़ेगा। ये समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। फैक्ट्री में माल कम है तो उसको पहले देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से नेतृत्व का काम है कि उस व्यवस्था को स्थापित करे और उसको देखे। माल ख़त्म हो रहा है तो माल मंगाए, और माल आने में विलम्ब हो रहा है तो कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि उसके लिए वह अपना कोई भी प्रीपोन प्रोग्राम कर ले। चाहे लंच लेना है तो आधा घंटा पहले ले ले। तो ऐसे समन्वय स्थापित करना नितांत आवश्यक है। नियंत्रण, 8 घंटे के लिए आए हैं साहब काम करने के लिए, बीड़ी पी पी के 2 घंटे बिता दिए, 2 घंटा खाना खाने में लगा दिए, तो हम तो उसको 8 घंटे के लिए काम करने के लिए लाए थे ना, तो फिर उसे 4 घंटा कार्य क्यों लेंगे हम। इस प्रकार से हमको नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसकी अनावश्यक गतिविधि को रोकनी पड़ेगी। उसके बातचीत के दौरान, कार्य के दौरान वह विश्राम करता है अनावश्यक, तो उस पर भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी चीज़ व्यर्थ में फेंका जा रहा हो उत्पादन में, उस पर भी हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई एनर्जी, कोई ईंधन, कोई शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर भी हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। कोई भी सामग्री वेस्ट न हो, कोई भी ईंधन वेस्ट ना हो, आपका समय भी बर्बाद ना हो, कुशलतापूर्वक अच्छे से कार्य करे। इसके लिए उसमें एक व्यक्ति का नेतृत्व आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण कार्य प्राप्त करना है तो उसमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। अन्यथा सामान तो कोई भी बना के रख देगा, पर यदि अगर गुणवत्ता युक्त नहीं होगा तो वह आपके लिए फलदायी नहीं होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। इस कारण वहाँ पे यह आवश्यक है। फिर हमने आगे पढ़ा था साहब निर्देशन। निर्देशन एक नेतृत्व का हिस्सा है। हमने नियंत्रण और निर्देशन, ये दोनों चीज़ों को नेतृत्व का हिस्सा मानते हुए
हमने इसको प्रबंध के कार्य क्षेत्र के अध्ययन के क्षेत्र से बिंदुवार अध्ययन के क्षेत्र से पृथक रखा है, यद्यपि यह उसके फंक्शन के अंतर्गत डिफाइन है। हमने आगे बताया कर्मचारी का चयन या भर्ती, कर्मचारी की भर्ती को इंग्लिश में स्टाफिंग कहा जाता है, और यदि अगर स्टाफिंग आपके पास है तो संगठन बनेगा, और यदि अगर आपके पास कर्मचारियों का चयन है तो उसमें नेतृत्व किसी को सौंपना पड़ेगा। यदि अगर एक से अधिक कर्मचारी है या समूह में कर्मचारी है तो उनके बीच समन्वय का होना आवश्यक है। कर्मचारी आए हैं तो सभी एक ही प्रकार की गुणवत्ता होंगे, यह संभव नहीं है। जो अच्छा कार्य कर रहा है या सभी को अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए हमको मोटिवेशनल टूल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, हमको उसकी पद्धतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब कर्मचारी आए हैं, हम भर्ती किए हैं, तो हमारे पास कोई उद्देश्य होगा, कोई हमारे पास लक्ष्य होगा, तो उसकी पूर्ति हेतु हमें प्रयास करना होगा। इस प्रकार से हम प्रबंध के फंक्शन को यहाँ पे समझ गए हैं, और ये हम जानते हैं कि प्रबंध के फंक्शन में मुख्य रूप से हमारे 5 ही फंक्शंस होते हैं, 5 ही प्रक्रियाएं होती है। पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है अभिप्रेरण, चौथा है नेतृत्व, पांचवा है समन्वय। इसके बाद यदि अगर आप चाहें तो कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण, निर्देशन, जो कि नेतृत्व के हिस्से हैं, जो कि संगठन के हिस्से हैं, इसका भी पृथक से अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन वह उसके अलग अध्याय के रूप में होंगे, वह इसके फंक्शन के रूप में नहीं होंगे। हमने फंक्शन के रूप में सिर्फ 5 ही चीज़ को स्वीकार किया है। फिर से बताऊं, नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, अभिप्रेरण, मोटिवेशन, नेतृत्व, लीडरशिप, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। और नियंत्रण निर्देशन जो है वह नेतृत्व के कार्य प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, इस कारण हम उसको इसमें समाहित नहीं किए हैं। कर्मचारी का चयन संगठन का भाग है, इस कारण हमने उसको इसमें समाहित नहीं किया है। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे प्रबंध के प्रकारों का अर्थात उसके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका प्रथम इकाई समाप्त होता है। नमस्कार।